वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने चालू किया है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन ने डिस्कस किया क्या क्या टॉपिक है। इसमें है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर। हमने चालू किया है फर्स्ट ऑर्डर। तो यहाँ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ मेथड से सॉल्व होती है। वो हमने देखा है कि पहला है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको डिस्कस किया है, और उसका सॉल्यूशन। दूसरा होता है एक वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ज़्यादा आसान होता है लीनियर से। तो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कैसे पहचानेंगे, ये प्रॉब्लम वेरिएबल सेपरेबल से होगा या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कभी कभी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाता है, वो भी है। समटाइम्स एक मेथड और भी है रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वो तो यहाँ जो क्वेश्चन बैंक देखा है उसमें दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछा है। एक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा पूछा है यहाँ पर वेरिएबल सेपरेबल से। तो ये क्वेश्चन देखो वेरिएबल सेपरेबल है। कैसी पहचानते हैं, तो याद रखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 पार्ट होते हैं, है ना। 2 पार्ट लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं। क्या होते हैं वो? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में एक ही पार्ट रहता है q। ऐसे अगर 3 पार्ट दिखते हैं तो वो लीनियर का प्रॉब्लम होगा। और यदि 2 ही दिख रहे हैं यहाँ पर, 2 वाले भी लीनियर से हो सकते हैं, मगर जहाँ 2 टर्म दिख रही है तो वो वेरिएबल सेपरेबल होता है। देखो वेरिएबल सेपरेबल कैसा होगा, यहाँ ये y और dy को करो एक साथ और x और ds को करो एक साथ, मतलब y और x की टर्म सेपरेट हो जाती है, इसीलिए उसको सेपरेबल फॉर्म बोलते हैं। वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x और y वेरिएबल। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, ये सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, और एक कंडीशन दी हुई है x इक्वल टू 1 व्हेन y इक्वल टू √3। अगर ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट रहता तो हम जो 4 ऑप्शन दिए है ना, ये बाउंड्री कंडीशन से चेक कर सकते थे हम। मतलब x इक्वल टू 1 रखने पर y कितना आना चाहिए, √3। ये सभी क्या है, y है, मतलब सोल्यूशन है। क्योंकि सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा y, क्योंकि dy बाई डी एक्स जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशन को किसने सेटिस्फाइड किया, y ने। तो y इसका सोल्यूशन है, और ये है सब y, मतलब दीज आर द सोल्यूशन, और एक्चुअली y बी द सोल्यूशन। तो x इक्वल टू 1 रखने पर y इक्वल टू √3, देखो चारों में आते, इसमें भी आते। x इक्वल टू 1 रखने पर y जो है वो √3 आएगा, इसमें भी x इक्वल टू 1 रखने पर y √3 आएगा, है ना। प्लस माइनस √3 आ रहा है, पर इसने √3 बोला है। यहाँ पर भी x इक्वल टू 1 रखने पर y √3 आ रहा है, मतलब चारों ऑप्शन सेटिस्फाइड कर रहे हैं। तो ऐसे समय ऑप्शन डिस्कार्ड की सोचना नहीं, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगर ये डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है, अपने को लगता है कि ये बहुत हार्ड है, तो फिर आप ऑप्शन पर से जा सकते हैं। हमने एक क्वेश्चन देखा है जो डिफ़िकल्ट था कल, मगर वहाँ ऑप्शन पर से हम बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड करके देखें तो हमको आंसर मिलता है। तो सॉल्यूशन ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे यहाँ। तो यहाँ पर क्या है आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स बाई वाई। वेरिएबल सेपरेबल करो, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो ये हो जाएगा y dy इक्वल टू माइनस एक्स डी एक्स। तो जब भी ये वेरिएबल सेपरेबल होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं दोनों साइड। तो y का इंटीग्रेशन y² बाई 2 माइनस x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 एंड प्लस कॉन्स्टेंट c, राइट। अब यहाँ आपको c की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ सभी टर्म क्या है, नोन है। तो c की वैल्यू निकालने के लिए हमें ये बाउंड्री कंडीशन का यूज़ करना पड़ता है। ये मतलब x के बदले 1 रखना है, y के बदले √3 रखना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, c। तो यहाँ लिखूँगा देयरफॉर एट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू √3। तो क्या आ रहा है यहाँ पर, y √3, तो √3 का स्क्वायर 3, तो 3 बाई 2 माइनस x इक्वल टू 1 करेंगे तो माइनस 1 बाई 2 प्लस c। तो यहाँ पर c कितना मिल रहा है, 3 बाई 2 प्लस 1 बाई 2 एंड दैट इज़ 2। तो ये c आ गया यहाँ पर 2, यहाँ रख दो। तो देयरफॉर y² बाई 2 इक्वल टू माइनस x² बाई 2 प्लस 2 इसको ला लो इधर, तो ये हो जाएगा x² बाई 2 प्लस y² बाई 2 इक्वल टू 2 से करो क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन डी, ठीक है।
तो ज़्यादा वक्त नहीं लगता यहाँ पर, फटाफट वेरिएबल सेपरेबल करेंगे और ये छोटे छोटे इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या है, यहाँ पर भी फिर एक सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है और दो ही टर्म है, एक और दो, तो ये वेरिएबल सेपरेबल से ही होगा। तो सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ, याद रखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन को हम बोलेंगे सोल्यूशन कर्व या फैमिली ऑफ कर्व। तो वो जो सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो सोल्यूशन स्ट्रेट लाइन का भी हो सकता है, इलिप्स का भी हो सकता है, हाइपरबोला, पैराबोला, सर्कल, ये सब होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो फॉर एग्जांपल यहीं पर अगर उसने पूछा रहता है द सोल्यूशन ऑफ dy बाई डी एस एट दिस इज, तो ये काय आ रहा है यहाँ पर, ये सोल्यूशन आ रहा है, तो ये क्या है आपका सर्कल है ना। मतलब कोई भी सोल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो एक कर्व होता है। ठीक, और कर्व क्या क्या हो सकते हैं, सर्कल भी एक कर्व है। तो यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्कल। तो यहाँ पर सोल्यूशन के फॉर्म में आंसर नहीं पूछा, कर्व के फॉर्म में आंसर पूछा कि वो क्या वो सोल्यूशन इलिप्स है, सर्कल है, पैराबोला है और हाइपरबोला है। ठीक है, तो देखेंगे जैसा यहाँ पर क्या आ रहा है, सर्कल। यही क्वेश्चन पूछ सकते थे यहाँ पर, ये क्वेश्चन इसके लिए भी पूछ सकते थे कि जो आपका सोल्यूशन आ रहा है वो कौन से फैमिली को बिलोंग्स कर रहा है, इलिप्स, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला। तो सेकंड फिर से ये सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्यूशन। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो, 3y dy बाई डी एक्स प्लस 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप इस dx को ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाइड भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इसको उधर लेके जाना है, इस फॉर्म में होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखता है यहाँ पर तुम शॉर्ट भी कर सकते हो, dx को क्रॉस कर दो तो 3dy प्लस 2x dx इक्वल टू 0, तो क्रॉस मल्टीप्लाइड बाय दिस dx। तो ये भी वेरिएबल सेपरेबल हो गया भाई, y dy एक साथ है और x dx एक साथ है, सेपरेट दिख रहे हो, इसलिए उसको वेरिएबल सेपरेबल। तो आप क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो डायरेक्ट दोनों तरफ। ठीक है, 3 y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, 2 एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन आएगा c, कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c आएगा। ये 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ c की वैल्यू निकाल नहीं सकते क्योंकि बाउंड्री कंडीशन यहाँ है ही नहीं, बाउंड्री कंडीशन है ही नहीं। अब देखते हैं ये किसका इक्वेशन है। ठीक है, तो 3y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये सर्कल नहीं होता, याद रखो। सर्कल कैसा रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या रहना चाहिए, 1। क्या रहना चाहिए, 1। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 1, तब ये सर्कल होगा। मगर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा आ रहा है। ठीक है, 3y स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू c। तो पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर बाय हम क्या लिखेंगे, 1 लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर बाय, अब ये जो 3/2 है इसको हम नीचे लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3/2, मतलब 2/3, इसको ऐसा लिख सकते हैं। 3/2 को 1/2/3 इक्वल टू c। अच्छा, आप क्या करो, c से करो डिवाइड, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई सी प्लस वाई स्क्वायर बाय 2c/3 इक्वल टू 1। क्या का इक्वेशन है ये, इलिप्स। देखो इलिप्स का इक्वेशन लिख के देता हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। थोड़ा स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको याद रखना है। ये कांस्टेंट है, इसको हम कभी भी स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट हो उसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब ये क्या है, आप c को ले लो ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो मैं c को एज्यूम कर सकता हूँ ए स्क्वायर। 2c/3 भी कांस्टेंट है, यहाँ पर b स्क्वायर भी कांस्टेंट है, मतलब 2c/3 को मैं b स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो हमको क्या मिलेगा, इलिप्स। तो ये क्या हो गया, विच इज इलिप्स, विच इज इलिप्स। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, तो समझ आ रहा है, इस फॉर्म में लाने की आवश्यकता नहीं है भाई, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बाई सी है ना, सी कांस्टेंट है, उसको एज्यूम करो ए स्क्वायर। 2c/3 ये भी कांस्टेंट है, उसको एज्यूम करो बी स्क्वायर। तो ये क्या मिलेगा, इलिप्स। तो इस टाइप से ये दूसरा भी क्वेश्चन हो गया। तीसरे के तरफ आएंगे। हाँ,
तीसरा थोड़ा यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है, मैच ईच डिफरेंशियल इक्वेशन इन ग्रुप ए टू इट्स फैमिली ऑफ सोल्यूशन कर्व फ्रॉम ग्रुप 2। तो ग्रुप ए में डिफरेंशियल इक्वेशन है 4 और ग्रुप 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन 4 है और ग्रुप 2 में वो जो कर्व आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वो किसके फैमिली को बिलोंग्स करता है वो देखेंगे। जैसे ये प्रॉब्लम में सोल्यूशन किसको बिलोंग्स किया, दिस इज फैमिली ऑफ इलिप्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पहले देख लो और ये देखो, ये चारों के चारों वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है, चारों के चारों वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व होने वाले हैं। तो हम अभी ये यहाँ ऑप्शन रखते हैं, दूसरा पेज लेना पड़ेगा यहाँ, ठीक है। तो क्वेश्चन, हाँ देखिए इधर पहला सॉल्व करते हैं हम, पहला dy बाई डी एक्स, हाँ यहाँ पर ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन p को हम चेक करना चाहते हैं, ये क्या है dy बाई डी एक्स, y बाई एक्स। तो इसको आप वेरिएबल सेपरेबल dy के नीचे y आ जाएगा और ये dx ऊपर, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल, आप तुरंत इंटीग्रेट कर सकते हैं। और 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या होता है log y, 1 बाय x का log x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, अब यहाँ देखो दोनों के आंसर लॉग में आ रहे, तो आप तो रूल ऐसा ही करो, दोनों के आंसर जब लॉग में आते हैं ना तो कांस्टेंट ऑफ जो c लिखते हैं उसको हम log c लिख सकते हैं, क्योंकि log c भी कांस्टेंट है। जब भी दोनों आंसर लॉग में आ रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप एज ए log c रख सकते हो या c भी लिख सकते हो। ये इसलिए रखा है क्योंकि ला लो इसको इधर, तो log y माइनस क्या हो जाएगा log x इक्वल टू log c, करेक्ट। अब log a माइनस log b क्या होता है log ऑफ y बाई x। ये जानते हो ये y बाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा c, ये log कैंसिल हो जाता है। इसीलिए याद रखो कि जब कांस्टेंट इंटीग्रेशन जो है ना यहाँ पर log c लेने का, ताकि बहुत आसानी से आंसर मिलता है। तो दोनों इंटीग्रेशन के आंसर यदि log में आते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आप c नहीं लिखना बल्कि log c लिखने का, ताकि आगे के कैलकुलेशन आसान हो जाए। देखो log क्या हो गए कैंसल, तो ये y इक्वल टू क्या मिल गया xc, cx। तो ये जानते हो y इक्वल टू cx क्या है, ये इक्वेशन आप स्ट्रेट लाइन है, आप लिखते ना y इक्वल टू mx प्लस c, लिखते कि नहीं y इक्वल टू mx प्लस c। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये जो लाइन है ये ओरिजिन से पास नहीं होगी। खैर उतना डिटेल नहीं देखना अपने को। तो y इक्वल टू क्या आ गया mx, तो ये क्या है mx। इस m को तुम क्या बोलते हो स्लोप बोलते हो, उस लाइन का स्लोप। तो पहला किससे मैच कर रहा है, पहला किससे मैच कर रहा है, देखो dy बाई डी एक्स आपका सोल्यूशन आ रहा है dy बाई डी एक्स को मैंने इसको सॉल्व किया ऐसा, तो y इक्वल टू क्या आ गया cx, मतलब ये क्या है स्ट्रेट लाइन। तो p किसके साथ होगा 1 के साथ, p राइट। तो p जो है इसको इधर में अपन ला लिए, तो स्ट्रेट लाइन, तो p आपका 1, तो p1 देखो कहाँ पर है ये यहाँ p1, बाकी इसमें देखो p क्या है 2, यहाँ पर भी p2 है। भाई एक ऑप्शन देखने से यहाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तो ऑप्शन सी हो गया, बाकी को तो हमने देखा ही नहीं, फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करके देता हूँ, देखते हैं इसका, ठीक है, कि ये पूरा सेटिस्फाइड हो रहा है क्या। तो ये p जो आ रहा है यहाँ पर, इसका सोल्यूशन जो है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन, वो क्या आ रहा है स्ट्रेट लाइन। तो ये सारे इक्वेशन आप लिखेंगे कि इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। दूसरा देखते हैं अभी, दूसरा ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स, सिर्फ माइनस आ रहा है इधर में, है ना, हाँ माइनस वाई बाई एक्स। तो इसको सॉल्व करते हैं अभी, फिर से वेरिएबल सेपरेबल dy के नीचे y माइनस डी एक्स ऊपर
एक्स, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। इंटीग्रेट लॉग वाई इक्वल टू माइनस लॉग एक्स, और अब क्या लेंगे हम, लॉग सी कांस्टेंट। फिर से यहाँ लॉग सी लेंगे क्योंकि दोनों का आंसर लॉग में आ रहा है। इसको ला लो इधर, तो लॉग ऑफ वाई प्लस लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग सी। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ऑफ ए बी इक्वल टू लॉग सी। लॉग लॉग कैंसल, एक्स वाई इक्वल टू सी। अब ये एक्स वाई इक्वल टू सी क्या है, याद रखो, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये नाम शायद आपने सुना कि नहीं सुना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। आपने हाइपरबोला के बारे में देखा है, हाइपरबोला कैसा होता है, एक्स स्क्वायर हाइपरबोला। ये क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, फिर से वेरिएबल सेपरेबल डी एक्स वाई नीचे, ये हो गया सोल्यूशन। ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला ऐसा रहता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हाइपरबोला है। मगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या रहेगा, एक्स वाई इक्वल टू सी। तो तुम्हारा जो दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन है क्यू, ये क्या बता रहा है, हाइपरबोला। यहाँ उसने रेक्टेंगुलर नहीं बोला पर हाइपरबोला है वो। तो क्यू का 3, तो देखो यहाँ पर आ रहा है क्यू का 3 आ रहा है ना, सेटिस्फाइड हो रहा है क्यू का 3, मतलब ये ऑप्शन सी ही सही है। चलो ठीक है, और सॉल्व करके देखते हैं। तीसरा कौन सा सॉल्व करेंगे अभी, ये थर्ड वाला, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स। थर्ड ऑप्शन मतलब पी क्यू आर को चेक करने वाले हैं। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स बाय वाई। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है साथों साथ वेरिएबल सेपरेबल की। तो यहाँ प्रोडक्ट में जाएगा y dy बाई डी वाई एंड x dx। करो इंटीग्रेट, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो y स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ हम सीख लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको आप इधर ला लो, तो y स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। अब ये थोड़ा सा देखा जाए, ये एक्स स्क्वायर बाई 2 इधर लिखेंगे, y स्क्वायर बाई 2 तो क्या हो जाएगा माइनस सी, राइट, माइनस सी लिख सकते हो क्योंकि ये हाइपरबोला जो है ना, अभी यहाँ पर हाइपरबोला बनने वाला है, हाइपरबोला, ठीक है। ये माइनस आ रहा है बीच में, तो एक्स की टर्म पहले होना, वाई की टर्म बाद में। अब सी कांस्टेंट, अब राइट हैंड साइड में क्या होना अभी, इक्वल टू 1। तो सी से माइनस सी से कर दो डिवाइड, तो एक्स स्क्वायर बाय माइनस 2c एंड माइनस वाई स्क्वायर बाय माइनस 2c, ठीक है ना, एंड दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर या माइनस से भी मल्टीप्लाई कर तो भी ये सी होता है, कांस्टेंट ही बोलो। तो अभी यहाँ पर कांस्टेंट ही बोल सकते हैं, माइनस सी भी कांस्टेंट है, इक्वल टू आप सी बोलो। थोड़ा यहाँ लॉजिक लगाएंगे, तो अब सी से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस और ये प्लस। तो वापस आपका क्या आ रहा है, हाइपरबोला। तो जो आर है वो आर एक्स बाई वाई, आर क्या आ रहा है यहाँ पर 2, स्ट्रेट लाइन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स बाई वाई, दिस इज वाई डी एक्स, वाई डी वाई एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर तो अपना हाइपरबोला आ रहा है, यहाँ पर क्या बता रहा है हो, R2 स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं, ये तो हाइपरबोला है। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा देखेंगे, R जो हमने सॉल्व किया ना, ये आपका हाइपरबोला आ रहा है, और ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकती, तो फिर ऑप्शन क्या है यहाँ पर, P1 तो कहीं पर है ही नहीं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पर, अभी हम ये S को सॉल्व करके देखते हैं, S, ठीक है। तो ये ऑप्शन पर थोड़ा सा गलत लिखे होगा ऑप्शन उन्होंने, हाइपरबोला, फिर से हाइपरबोला आ रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा ना, स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये वाई डी वाई है, तो वाई स्क्वायर बाई 2 तो आएगा। जब वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर आया तो वो स्ट्रेट लाइन कैसा होगा, ठीक है ना। हाँ, तो अभी हम ऑप्शन आर को देखते हैं। आर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स बाई वाई, ठीक। करो क्रॉस मल्टीप्लाई, वाई डी वाई एक्स डी एक्स। ये फिर से वेरिएबल सेपरेबल है, वाई स्क्वायर बाई 2 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू सी। तो अब इसको इंटरचेंज करो माइनस साइन लगा के, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू माइनस सी।
एंड दिस इज नथिंग बट अगेन सी कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी वही आ रहा है हाइपरबोला। तो अगेन हाइपरबोला। तो जो एस है ये क्या बता रहा है, वो सर्कल। सर्कल कैसी आ रहा है, यहाँ तो माइनस आ रहा है। तो ये जो ऑप्शन जो लिखा है यहाँ पर 1 3 2 1, यहाँ पर लिखने में थोड़ा मिस्टेक है। तो करेक्ट इस पर हम अगर जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन में तो दिख ही नहीं रहा है। ठीक है, 1 क्या था अपना, 1 तो स्ट्रेट लाइन था। ये जो है y इधर 1 स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर जो 1 है 1 ये पहला वाला, ये क्लियर कट क्या है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो P जो है वो 1 है, बाकी के इधर के ऑप्शन में 1 नहीं है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर थोड़ा से जो पोस्टिंग हुई है वो थोड़ा सा रैंडम हो गई है, गलत हो गई। तो एग्जैक्ट सॉल्व करके अगर हम देखते हैं तो अभी पता चल रहा है कि P जो है वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, पहला। और Q जो सॉल्व किया था dy/dx इक्वल टू माइनस y/x, ये क्या आ रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो P करेक्ट जा रहा है आपका स्ट्रेट लाइन, P जो है वो स्ट्रेट लाइन 1 करेक्ट जा रहा है। और जो दूसरा Q है वो हाइपरबोला जा रहा है 3। ठीक है, तो इसको आप टिक करो सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। यहाँ पर R जो है वो स्ट्रेट लाइन, R स्ट्रेट लाइन हो ही नहीं सकता। R जो है हमारा ये था, ये R हमको फिर से यहाँ पर क्या मिल रहा है, हाइपरबोला। हमें क्या मिल रहा है यहाँ, हाइपरबोला। तो ये हो सकता है यहाँ पर माइनस हो। ठीक है, यहाँ पर माइनस अगर देता है तो हो सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3। तो आपको मैं थोड़े से कर्व के इक्वेशन लिख के देता हूँ, स्टैंडर्ड कर्व। तो इक्वेशन ऑफ कर्व कुछ भी पूछ सकते हैं। पहला सर्कल, स्टैंडर्ड फॉर्म वाला x² प्लस y² इक्वल टू r²। दूसरा इलिप्स, ये याद रखो x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। तीसरा हाइपरबोला, ये बीच में माइनस रहेगा। और चौथा देखना है पैराबोला। पैराबोला थोड़ा 4 टाइप के होते हैं, y² इक्वल टू 4x ऐसा भी होता है, x² इक्वल टू 4ay ये भी है, और y² इक्वल टू माइनस 4ax ये है, और y² इक्वल टू x² इक्वल टू माइनस 4ay। तो ये 4 टाइप के पैराबोला इक्वेशन है। तो इसको जो भी है इसको सही सॉल्व करो, दैट्स ऑल। वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ पर पोस्टिंग थोड़ी सी रॉन्ग है। भाई P और Q सही हो रहा है, और ये R और S जो है ना, ये दोनों ही आपके हाइपरबोला जा रहे हैं। तो यहाँ पर P और Q हाइपरबोला, R और S इसको आप वेरिएबल सेपरेबल से सॉल्व करके देखेंगे तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो इस टाइप से है, सॉल्व किए अपन ने ये 3 क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इधर देखिए यहाँ पर क्या है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कंडीशन y इज 1 एट x इज 1। यहाँ पर फिर से ये सिंपल टाइप का सिंपल इक्वेशन है ये, मगर यहाँ ध्यान रहे 3 टर्म है, यहाँ वेरिएबल सेपरेबल नहीं करने का। यहाँ आपको क्या अप्लाई करने का, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो ये अगर सिंपल रहता है ना तो आपने सॉल्व कर लो इसको, आप ऑप्शन पर नहीं जाना डायरेक्ट, क्योंकि ये x इक्वल टू 1 रखने पर y1 देखो कहाँ का हो रहा है, आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, एक आधा ऑप्शन डिस्कार्ड हो सकता है। तो x इज 1 रखने पर y1 आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पर x इज 1 रखता हूँ, 1/3 ये 1 हो गया x1, तो 2/3 प्लस 1/3 दैट इज 3/3 दैट इज 1, मतलब ये डिस्कार्ड नहीं होगा। इधर देखते हैं ये 2/2 कितना हो गया 1, यहाँ x क्या रखने जा रहे हैं हम 1, तो 1 प्लस 1/2 3/2, जबकि y कितना आना चाहिए 1, ये डिस्कार्ड हो रहा है, b आपका डिस्कार्ड हो रहा है। ठीक है ना, x इक्वल टू 1 रखने पर देखो x इक्वल टू 1 रखने पर y1 आता है क्या,
यहाँ आ रहा है, इसको हम डिस्कार्ड नहीं कर सकते, यहाँ नहीं आ रहा तो इसको डिस्कार्ड कर सकते। यहाँ देखिए x इक्वल टू 1, तो 2/3 प्लस 1/3, अगेन 3/3, ये भी डिस्कार्ड नहीं होगा। फिर यहाँ रखो x इक्वल टू 1, यहाँ पर भी 1, तो 2/3 प्लस 1/3, अगेन 3/3, अगेन 1, मतलब यहाँ डिस्कार्ड एक हो रहा है। तो आपका आंसर ए हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है। तो ऐसा डिस्कार्ड शायद एक हो गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कौन सा? लीनियर। यहाँ पर कोई भी ट्रिक्स नहीं है। आप सोचते होंगे ट्रिक्स है, मगर फिर क्या करना पड़ेगा, ये डिफ्रेंशिएट करके देखो इसको, इस y को, तो यहाँ रखो, इसकी डेरिवेटिव यहाँ रखो, और प्लस ये करके देखो इक्वल टू x आता है क्या। तो ये टाइम ले लेगा आपका बहुत। एक दूसरी आइडिया थी कि इसको डिफ्रेंशिएट करके देखो, dy/dx निकालो, यहाँ रखो यहाँ पर, और लेफ्ट हैंड साइड का कैलकुलेशन करके राइट हैंड साइड x आना चाहिए। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट, तो हम इसको सॉल्व ही कर लेते हैं। तो dy/dx प्लस y/x इक्वल टू क्यू। मैंने कहा था ये किसको मैच कर रहा है, ये लीनियर dy/dx प्लस py इक्वल टू क्यू, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पर कंपेयर करो इसको इसके साथ, तो p कितना है 1/x, p मतलब क्या है, p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, p क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1/x, ये लोग भूल जाते हैं 1/x, 1 बोलते हैं 1/x, और q कितना है, कंपेयर करो x, फटाक से निकालो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जल्दी आंसर आता है। e टू द पावर फार्मूला क्या है, p dx, दैट इज e टू द पावर p कितना है 1/x dx, एंड दैट इज e टू द पावर log x, और e टू द पावर log x क्या होता है x, क्योंकि ये log है और ये इसको एंटी लॉग बोलते हैं, कैंसिल ईच अदर। एंड देयरफॉर सॉल्यूशन का फार्मूला मैंने आपको क्या लिख दिया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो चलो रखेंगे यहाँ पर y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है अपना x इक्वल टू इंटीग्रेशन q क्या है x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ रहा है x dx प्लस c। तो ये y x इक्वल टू ये कितना बन गया है x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3 प्लस c। अब उसने y इक्वल टू दे के रखा है, स्ट्रिक्टली y है ना, तो x से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, x से क्या कर दो, डिवाइड, तो ये क्या बनेगा x² 3 प्लस c/x। अब यहाँ पर c की वैल्यू निकालना है कांस्टेंट, तो याद रखिए थोड़ा आप समय यहाँ बचा सकते हो, c की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको आंसर मिल रहा है। तो देखो x² 3 कहाँ पर है, x² 3 देखो यहाँ पर है x² 3, और यहाँ पर x कहाँ है, नीचे है, यहाँ पर भी x कहाँ है, नीचे है। तो आप फटाक से इसको टिक करो। अब तुम बोलोगे सर c की वैल्यू निकाल के दिखाओ, तो c की वैल्यू क्या आना चाहिए, फिर 2/3 आना चाहिए, है ना। c की वैल्यू क्या आना चाहिए 2/3, वो भी मैं आपको निकाल के देता हूँ, पर उसके लिए भी आपको टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला कि बगैर c निकाले भी आप ऑप्शन देख सकते हो, क्योंकि x² 3 तो हमारा आ ही रहा है, और यहाँ पर c/x है, x भी कहाँ चाहिए, नीचे चाहिए है। चलो देखते हैं c की वैल्यू यहाँ से निकाल के देखते हैं इस इक्वेशन से। तो सिंस बाउंड्री कंडीशन लगाओ, x is 1 y is 1, तो सिंस x is 1 एंड y is 1, तो रखो यहाँ पर y1 x भी 1, तो 1/3 प्लस c, ठीक है ना, x क्या है 1, तो c इक्वल टू 1 माइनस 1/3 एंड दैट इज 2/3। तो आ रहा है यहाँ पर 2/3, तो इतना आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, तो ज़्यादा समय नहीं लगता है यहाँ पर, फटाक से ये आपको आना चाहिए, और ये आते रहते हैं हमेशा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो x है, सोल्यूशन जो है फार्मूला वो आपको याद रखना है, यहाँ रखो, देखो बहुत छोटे छोटे इंटीग्रेशन आ रहे हैं भाई, x² का इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए आपको, x² इंटीग्रेशन x³/3, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फार्मूला में मैं रखा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये छोटा सा इंटीग्रेशन किया और वो x से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, क्योंकि सारे ऑप्शन में क्या है y इक्वल टू है। तो x² 3 देखा मैंने कहाँ पर है, यहाँ पर दिख रहा है, बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रहा है ना x² 3 है क्या, तीनों में, ये तो डिस्कार्ड ही हो गया, तो ये 1 और इसमें तो है ही नहीं, दैट इज ऑब्वियसली डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ थर्ड, द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन दिस द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डॉट मतलब क्या होता है, dx/dt, थोड़ा सा याद रखेंगे, डॉट वहाँ पर अच्छे से दिखता नहीं है, तो आपको देखना है डॉट या डैश ऐसा आता है वहाँ पर, या तो डॉट लिखेंगे या तो डैश लिखेंगे, x', तो याद रहिए। अच्छा, हमने देखा है अभी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला,
इसका सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्या आता है, x, इन टर्म्स ऑफ क्या आता है, x। भाई y क्या है, y सोल्यूशन है और वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ x ही आना चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पर dy बाई डी एक्स है, dy बाई डी एक्स है, इसका मतलब ये जो y है आपका फंक्शन ऑफ x है। अगर ये y फंक्शन ऑफ x है तो ही तो वो dy बाई डी एक्स लिख सकता है, उस y को डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर सकता है। कब, जब y बी द फंक्शन ऑफ x या y इन टर्म्स ऑफ x। तो देखो y इन टर्म्स ऑफ x है यहाँ पर और इसी को कहा गया है सोल्यूशन। तो बता सकते हैं इस आइडिया को देखते हुए इसका आंसर क्या होगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो वेरिएबल सेपरेबल से हो सकता है, क्योंकि ये x डॉट क्या है, x डॉट क्या है, dx बाय dt। तो आप वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, एक बाउंड्री कंडीशन है। बता सकते हैं, फटाक से बताओ आप में से कौन सा आंसर है, इसमें से कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर t है क्या, इसका भी आंसर x क्या रहेगा, इसका सोल्यूशन रहेगा और उसका आंसर भी क्या में आना चाहिए, इन टर्म्स ऑफ t, क्योंकि ये dx बाय dt, x डॉट मतलब ds बाय dt। तो x का आंसर इन टर्म्स ऑफ t चाहिए कि नहीं, हमें चाहिए ना, जैसा इसमें है। तो यहाँ पर देखो t यहीं पर है, फर्स्ट ऑप्शन में ये सही है, बाकी में देखो कहीं पर भी t नहीं है, सब कांस्टेंट है। ये देखो ये सब कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। ये तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि देखते साथ आप आंसर बता सकते हो। तो याद रहिए, तो ये आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, इस प्रॉब्लम ने हमने सॉल्व किया और आपको दिखाया भी कि y जो उसका आंसर है, y सोल्यूशन है और उसका आंसर इन टर्म्स ऑफ x आना चाहिए। तो यहाँ पर भी x डॉट मतलब dx बाई dt, इसका मतलब यहाँ पर भी x जो है वो इन टर्म्स ऑफ t आना चाहिए। तो इन टर्म्स ऑफ t केवल एक में दे के रखा है, बाकी में नहीं है, तो वो पटाख से कैंसिल हो जाएंगे, यही उसका आंसर है। तीसरा थोड़ा सा यहाँ लॉजिकल है, द बाउंड्री वाली प्रॉब्लम y टू द पावर n, ये y टू द पावर n नहीं है, ये y टू द पावर n का मतलब होता है nth डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो आप सोचेंगे y अगर ये y है तो फिर इसमें बाउंड्री वाली प्रॉब्लम किसको बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना, कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन बिलोंग्स करते बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पर। बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का मीनिंग ये है कि यहाँ जो इनिशियल कंडीशन दी हुई है y की, y एट x इक्वल टू 0 और y एट x इक्वल टू लैम्बडा, तो ये जो है ये बाउंड्री कंडीशन। यहाँ जो है इंटरवल ऐसा 0 लैम्बडा होगा, क्योंकि सोल्यूशन भी एक जो सोल्यूशन होता है ना वो एक इंटरवल में बिलोंग्स करता है सोल्यूशन। तो यहाँ इंटरवल है 0 टू लैम्बडा, तो ये y की वैल्यू की किस पर है, 0 पे बता रहा है और y की वैल्यू किस पे बता रहा है, लैम्बडा। तो दोनों की दोनों क्या है, दीज आर द बाउंड्री करके इसको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम बोलते हैं। मतलब जो इनिशियल कंडीशन रहती है वो क्या रहना चाहिए, इनिशियल वैल्यू ऑफ द इंटरवल एंड टर्मिनल वैल्यू ऑफ द इंटरवल। अगर इस पॉइंट पर अगर वो y दे के रखता है और दोनों की दोनों क्या है यहाँ पर 0, तो इसको बोलते हैं बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। तो देखते हैं, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम y टू द पावर n नहीं है, ये nth डेरिवेटिव है प्लस लैम्बडा y इक्वल टू 0 and satisfying some boundary condition y of 0 is 0, y of lambda is again 0, y of 0 मतलब x इक्वल टू 0, x इक्वल टू लैम्बडा, ठीक है। तो यहाँ से लॉजिक लगाओ कौन सा होना चाहिए। ये देखो यहाँ पर पावर में n है, अगर हम पावर 2 देखते हैं 2, तो पावर 2 है तो यहाँ पर भी एक पावर 2 की टर्म अगर रहती है, आप इस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, जैसा डी स्क्वायर प्लस 4 आपने देखा है ना, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू 0 सपोज, ठीक है ना। तो ये देखो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो जाएगा और वो भी नॉन जीरो सोल्यूशन आपको मिलेगा, नॉन जीरो सोल्यूशन 4। तो यहाँ पर हम 1 भी ले सकते हैं, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, 1 मतलब 1 स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है पावर ऑफ नंबर्स लेंगे, 1 का पावर, 2 का पावर, 3 का पावर, 4 का पावर, तो यहाँ देखेंगे 1 4 9 स्क्वायर, एक लॉजिक लगाएंगे, पावर n है तो ये 1 का पावर 2 होता है, ये 2 का पावर भी 2 होता है, 2 का पावर 4, 3 का पावर 9, इसने फिर 4 का पावर भी होगा, ठीक है। मतलब सभी के पावर 2 वाले लैम्बडा की वैल्यू, इसको सॉल्व करने के बाद हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। ये नहीं रख सकते 1 2 3,
ठीक है, 1 2 3, भाई इसमें पावर है तो यू सिलेक्ट द वैल्यू ऑफ y आल्सो इन टर्म्स ऑफ पावर एंड दैट इज पावर 2। तो यहाँ पावर 2 किया हुआ है, तो ये यहाँ पर भी पावर दिख रहा है, 1 का पावर 1, 3 का पावर 9, 5 का पावर 25, मतलब 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर अगेन 9 एंड 5 स्क्वायर 25। मगर यहाँ पर उसने क्या है 4 छोड़ दिया, 2 का स्क्वायर छोड़ दिया है, यहाँ 16 जो कि 4 का स्क्वायर है वो छोड़ दिया, मगर यहाँ छूटा हुआ नहीं है, यहाँ तो पूरा चाह रहा है सो ऑन। मतलब यहाँ 1 का स्क्वायर भी है, 2 का स्क्वायर भी है, 3 का स्क्वायर भी है, 4 का स्क्वायर भी है, और ये बोलता है केवल 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर और केवल 5 का स्क्वायर। नो, इट इज ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ 2 इज करेक्ट। तो ऑब्वियसली ऑप्शन सी इज करेक्ट। आपने प्रैक्टिस की होंगी, इसको आप सॉल्व करके देखो, आपको नॉन जीरो सोल्यूशन मिलेगा। तो ये 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, 4 का पावर 2, ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ इंटीजर 1 2 3 4 satisfied this equation so that you will get all non-zero solution। तो ये 1 9 25 ये बोल रहा है कि नहीं 1 और 3 और 5 ऐसा नहीं है, सभी इंटीजर्स का पावर 2 के लिए ये सेटिस्फाइड होता है। तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आप इसको देखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, थैंक यू।